स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई इंटरनल वर्किंग ग्रुप के द्वारा बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, कुछ सजेशन जो है सजेस्ट किए गए हैं। तो उसी पे ये जो है हम लोग का पूरा वीडियो जो है आधारित है। तो चलिए वीडियो शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज से संबंधित जो भी मैं वीडियो बनाता हूं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, बैंकिंग की तैयारी के लिए, तो उसकी सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरबीआई का जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है IWG, उसके द्वारा जो है बैंकिंग रिफॉर्म के लिए एक व्यापक जो है गाइडलाइन जारी किया गया है, सजेशन जारी किया गया है, सलाह दिया गया है आरबीआई को और सरकार को कि इस तरह के बदलाव जो है बैंकिंग क्षेत्र में किए जाए। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव का सजेशन IWG के द्वारा किया गया है वो है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है NBFCs, जो ज्यादा रिस्क पे जो है बैंक के ही तरह उधार देने का काम करती है, तो उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनके एसेट जो है 50,000 करोड़ से एबव है, एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 करोड़ से एबव है, उनको आरबीआई को या सरकार को बैंकिंग लाइसेंस देने पे विचार करना चाहिए या दे देना चाहिए। इस तरह का सजेशन प्रस्ताव जो है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के इंटरनल ग्रुप के द्वारा किया गया है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है वो है कि जो कॉरपोरेट एंटिटीज हैं, जैसे टाटा है या रिलायंस है या फिर बिरला है या फिर अडानी है, फिर आदित्य बिरला ग्रुप है या फिर बजाज ग्रुप है, तो इन सभी कॉरपोरेट एंटिटीज को भी बैंकिंग लाइसेंस जो है प्रोवाइड करना चाहिए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदलाव करके इन कॉरपोरेट एंटिटीज को भी बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसा सजेशन जो है इंटरनल वर्किंग ग्रुप के द्वारा दिया गया है। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण सुझाव है कि जो पेमेंट बैंक जिनका ऑपरेशनल जो है अगर वो 3 ईयर से ऑपरेशन में कार्यरत है, तो उन पेमेंट बैंकों को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस दिया जाना चाहिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो पेड अप कैपिटल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए, उसको बढ़ा करके 300 करोड़ रुपए कर देनी चाहिए। फिर उसी तरह से जो है सुने होंगे जो यूनिवर्सल बैंक जिनको बोलते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के शेड्यूल बैंक है इंडिया में, वो सभी यूनिवर्सल बैंक है, क्योंकि वो देखिएगा कि वो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग और लैंडिंग प्रोवाइड करने के अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना या फिर म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट सेल करना, तो इस तरह के जो पारा बैंकिंग एक्टिविटीज हैं, तो ये सभी एक्टिविटीज को करने वाले बैंकों को यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं। तो जो भी अभी बैंक है वो सब यूनिवर्सल बैंक है और यूनिवर्सल बैंक के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है उसको 500 करोड़ से इंक्रीज करके बढ़ा करके 1000 करोड़ कर देना चाहिए। तो इस तरह से, और HOF सुने होंगे, होल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज के भी बारे में सजेशन किया गया है, सजेस्ट किया गया है किस तरह की कंपनियां जो है होल्डिंग फाइनेंस कंपनी को भी प्रमोट करना चाहिए आरबीआई के द्वारा। तो ये सब महत्वपूर्ण सुझाव हैं और इस सुझाव पे देखिएगा कि जो इसको पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया गया है और इस पे कोई भी जो भारत के आम नागरिक है वो अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। जनवरी महीने तक जो है इस पे राय मांगा जाएगा आम लोगों से कि जो भी सजेशन है उस पे आम लोग जो है अपना राय व्यक्त करें और फिर जो है उसके आधार पे सरकार या आरबीआई के द्वारा जो है महत्वपूर्ण जो है बैंकिंग रिफॉर्म किए जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये प्रस्ताव है, लेकिन अब इसमें जो है बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे आप सुने होंगे ये बजाज फाइनेंस है या बजाज फिनसर है या फिर मुथू फाइनेंस है या फिर L&T फाइनेंस है या इस तरह के सुने होंगे NMM महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है। तो इस तरह की जो फाइनेंस कंपनियां हैं जिनके एसेट्स 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है, अगर उनको सजेशन मान करके लाइसेंस दे दिया जाता है, तो एक तरह के ये भी कॉर्पोरेट एंटिटीज है, जैसे बजाज ग्रुप है या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी है या फिर मुथू फाइनेंस है या फिर इसी तरह के रिलायंस या फिर जो भी ये सब कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, उनको जो है बैंकिंग लाइसेंस मिल जाएगा।
और फिर इसी तरह से सजेस्ट किया गया है कि और भी जो कॉरपोरेट हैं जैसे टाटा है या फिर रिलायंस है या फिर बिरला है या फिर अडानी है या आदित्य बिरला ग्रुप है या बजाज ग्रुप है, ये सबको भी जो है अलग से बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने चाहिए। तो इसी पे जो है देखिएगा कि भारी जो है आलोचना की जा रही है कि इस तरह का सजेशन जो है आखिर इस समय क्यों आया, जबकि ऐसा क्या बदलाव हो गया। जैसे आप सुने होंगे रघुराम जी राजन जो है वो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, या फिर बिरल आचार्य जो डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, या फिर एस.एस. मुंद्रा वो भी डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो इन सभी लोगों का जो है देखिएगा कि ये जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप का सजेशन है, सलाह है, उस पे जो है भारी आपत्ति व्यक्त किया गया है, लोग के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज को बैंकिंग लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ऐसे क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए कि जो पहले आरबीआई का डिसीजन था कि कॉर्पोरेट एंटिटीज को जो है बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है इकोनॉमी का मतलब कि जो वेल्थ है या जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन जो है कुछ खास ग्रुप, कुछ खास कैपिटलिस्ट, कुछ खास कॉर्पोरेट, ये सब के पास जो है कंसंट्रेट कर जाएगा और फिर आम लोग को जो है इकोनॉमी के डेवलपमेंट का जो है फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है पहले आरबीआई किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज को बैंकिंग लाइसेंस जो है नहीं प्रोवाइड करने का नियम बनाए हुए था। तो रघुराम जी राजन का कहना है कि टाइमिंग पे प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हो गया अब कि अब जो है आरबीआई को कॉर्पोरेट एंटिटीज को बैंक लाइसेंस देने के लिए बात किया जा रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहले समस्या बताया गया था कि जो वेल्थ है इसका कंसंट्रेशन जो है किसी खास कॉर्पोरेट एंटिटीज या कंपनी ग्रुप या फिर कैपिटलिस्ट ग्रुप के पास कंसंट्रेट नहीं हो जाए, इसलिए जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। और आफ्टर 50 इयर्स ऐसा क्या बदलाव हो गया कि अब जो है कॉर्पोरेट एंटिटीज को लाइसेंस देने की बात की जा रही है। तो इस पे जो है देखिएगा कि आलोचना का मुख्य विषय यही है कि अब क्या बदलाव हो गया है, क्योंकि देखिएगा कि अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज को बैंकिंग लाइसेंस दिया जाए और वो बैंक खोल ले तो लोगों का जो पैसा है वो बैंक में जमा होगा और फिर कॉर्पोरेट के लिए लोन लेना फिर आसान हो जाएगा और लोन नहीं चुकाना उससे भी आसान हो जाएगा। और इस तरह से डिफॉल्ट होने पे जो है जो डिपोजिटर है उनके डिपोजिट का खतरा हो सकता है कि जैसे बहुत सारी देखिएगा इधर कॉर्पोरेट जो है बैंक से लोन लिए और डूब गए। जैसे ये सब सुने होंगे भूषण स्टील, जेपी एसोसिएट्स या एसआर स्टील या इसी तरह के बहुत सारे वीडियोकॉन, डीएचएफएल, आईएलएफएस, ऐसे बहुत सारे जो है कंपनियां जो है इधर विगत कुछ वर्षों में डूबी हुई हैं और उनके पास बैंक रहता तो वो कंपनी भी डूबती और प्लस बैंक भी डूबता। तो इस तरह की समस्या जो है आने वाली हो सकती है, इसको ध्यान में रख करके जो है इसका भारी विरोध जो है अर्थशास्त्रियों के एक समूह के द्वारा किया जा रहा है। और फिर जो है देखिएगा कि जो भी बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे जो अभी बैंकिंग सिस्टम है उस बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है वो ज्यादातर लोन कॉर्पोरेट को ही देते हैं। जैसे मान लीजिए कि टाटा ग्रुप जो बोल रहे हैं, जो सबसे ब्रांडेड इंडिया का ग्रुप है, और उसका देखिएगा कि 1 लाख करोड़ रुपया बैंकों का कर्जा है उस पर। तो 1 लाख करोड़ रुपया सोचिए कि उस पर कर्ज है। और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसपे कर्ज है और वो डूब चुकी हैं। तो देखिएगा कि हर साल देखिएगा बैंकों का लगभग जो है 9 to 10 लाख करोड़ रुपये एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। और उसमें से 70% जो एनपीए है वो कॉर्पोरेट के पास है, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनके यहाँ जो है ये एनपीए होता है। और जो लोन अमाउंट है उसका भी लगभग 70% जो है कॉर्पोरेट लोन हुई है। और फिर उसमें से 70% जो भी एनपीए है उसमें 70% लगभग जो है कॉर्पोरेट के ही एनपीए है। और फिर जो देखिएगा हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया का जो है राइट ऑफ कर दिया जाता है। मतलब जो कॉर्पोरेट एंटिटीज जो लोन लिए हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं तो एनपीए हो जाता है। और फिर जब वो पूरी तरह से जो है डिफॉल्ट कर जाते हैं, नहीं चुकाते हैं, तो फिर जो है उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। मतलब बैंक के बैलेंस शीट से उसको हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ। और ये जो अमाउंट राइट ऑफ किया जाता है फिर सरकार देखिएगा पब्लिक से टैक्स वसूल करके जो अमाउंट इकट्ठा करते हैं उसमें से रिकैपिटलाइज करती है, बैंकों को पूंजी प्रोवाइड करती है
और फिर वो पूंजी जो है कॉर्पोरेट लोन के रूप में जाता है कंपनियों के पास। फिर कंपनी जो है डिफॉल्ट करते हैं, एनपीए होता है, फिर राइट ऑफ होता है और फिर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके सरकार जो है बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन के नाम पे पूंजी डालते रहती है और लोग का जो है डिपॉजिट ये सब भी देखिएगा। इसी के वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है खतरे में है, पहले से ही खतरे में है। जबकि कॉर्पोरेट एंटिटीज को बैंकिंग लाइसेंस का लाइसेंस नहीं है तब भी खतरा में है, क्योंकि ज्यादातर जो लोन है, एनपीए है, राइट ऑफ है, वो सब कॉर्पोरेट के लिए ही किया जा रहा है और फिर सरकार टैक्स वसूल करके पब्लिक से फिर उसको बैंकों में रिकैपिटलाइजेशन के नाम पे वो सब घाटा का क्षतिपूर्ति करती है। देखिएगा कि जितने भी अभी जो एस बैंक का मामला था या इसके पहले जो है अभी धन लक्ष्मी बैंक का मामला है या फिर इसके पहले जितने भी मर्जर हुए हैं बैंक का सरकारी बैंकों का, तो वो मर्जर वो जो है यही बताता है कि वो मर्ज अगर नहीं किए जाते बैंक तो वो एक तरह के यस बैंक हो जाते या फिर वो बैंक डूब जाते। तो डूबने से बचाने के लिए उनको मर्ज कर दिया गया और उसको ऊपर से ढकने के लिए सरकार जो है हमेशा उसमें पूंजी इन्फ्यूज करते रहते हैं। हर साल आप देखते हैं कि उसमें सरकार जो है अपने बजटरी एलोकेशन के माध्यम से कैपिटल इन्फ्यूजन का काम करते रहती है। तो इस तरह से देखिएगा कि ये जो संकट है वो बहुत गंभीर है बैंकिंग सेक्टर में। और फिर ये जो बैंकिंग रिफॉर्म के नाम पे जो सजेशन दिया गया है इंटरनल वर्किंग ग्रुप के द्वारा कि कॉर्पोरेट एंटिटीज को जो है बैंकिंग लाइसेंस दिया जाए, तो इससे उनको लेन लेना भी आसान हो जाएगा और फिर लोन नहीं चुकाना भी आसान हो जाएगा, फिर बैंक को डुबाना भी आसान हो जाएगा और फिर इसका सब जो है भुक्तभोगी और जो है जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास है, जो मेहनत की कमाई जो है अपना बैंक में रखते हैं, तो उनके जो है बचत का खतरा हो जाएगा। तो ये सब चीज को जो है अभी रखा गया है सजेशन के लिए। तो जो भी जागरूक व्यक्ति हैं वो इस पे सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है सरकार और आरबीआई को निर्णय लेना है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटीज को बैंकिंग लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।